हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिविजुअल खन्ना साहब का। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का यूपी बोर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अमृत शाह और लवा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। तो जैसा भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पार्ट नंबर 2 है अमृत क्षार और लवा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा बताते हैं अम्ल की। अम्ल की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखिए, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एसिड शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो आज आपको क्या मालूम पड़ा कि एसिड शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। और ये स्वाद में कैसे होते हैं? तो जैसा कि आपको बताया गया, ये स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। ठीक है बेटा, नीले लिटमस को कितों में बदल देते हैं, ये आपको याद रखना है। लाल रंग में एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर के MCQ क्वेश्चन पूछने के लिए आता है 10th में कि बताइए नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदल देता है। तो आपको क्या रख के जाना है? अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। ये जो आपका जलीय विलयन होता है, उसमें कैसा आयन देते हैं? ये H पॉजिटिव आयन यानी कि धनायन देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे एक बार। एग्जाम्पल है इसका पहला, प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉ। इसमें आ जाता है आपका HCl और H2SO4 और HNO3। ये जो आपके तीनों आपने जो बताए गए हैं, ये आपके क्या हैं? ये तीनों ही आपके स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल हैं। और दुर्बल अम्ल क्या हैं? आपके जो वीक हैं वो हैं आपके ऑक्सैलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। आई होप आपको अम्ल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चर्चा करते हैं क्षार की, जिसको नीट पे क्या बोला जाता है? बेस। तो इसकी परिभाषा होती है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं स्वाद में? क्षार कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीले में बदल देते हैं। अभी हमने अम्ल में क्या पढ़ा था कि जो क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल रंग में बदल देते हैं। और जो क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। और ये जलीय विलयन इनका OH कायन देते हैं। जब इनको जल में घोला जाता है तो इनका जलीय विलयन क्या हो जाता है? OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। बस आपको यही चीज आपको याद रखनी है कि अम्ल में हमेशा क्या आता है? H पॉजिटिव आयन आता है। और क्षारक में क्या आता है? OH नेगेटिव आयन आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। जिसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है। उस स्वाद में कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो इसका उदाहरण है प्रबल क्षार NaOH KOH CaOH का होल ट्वाइस। और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? NH4OH। ये इसके क्या हो गए? उदाहरण। तो एक बार फिर से मेमोराइज कर लीजिए। अम्ल की परिभाषा क्या बताई थी कि अम्ल जो होता है वो एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। और ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। और इनका जलीय विलयन एक पॉजिटिव आयन देता है। जब इन विलयनों को जल में घोला जाता है तो ये क्या देते हैं? एक पॉजिटिव आयन यानी कि धनायन देते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा इनका? HCl H2SO4 HNO3। और दुर्बल वीक में क्या हो जाएगा इसका? दुर्बल अम्ल में CH3 COOH यानी लैक्टिक अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल ETC। अब क्षारक क्या होते हैं? जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? और उनका जलीय विलयन ही OH नेगेटिव आयन होता है। क्या होता है? OH नेगेटिव आयन होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? वे बेस यानी कि क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इनका? एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा प्रबल क्षारक में हो जाएगा NaOH KOH COH का होल ट्वाइस। और दुर्बल क्षारक में क्या हो जाएगा इसका?
NaOH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अम्ल में कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है आपका कि अम्ल दो प्रकार के बताए गए हैं, एक सांद्र अम्ल और एक तनु अम्ल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सांद्र अम्ल के बारे में जाने हुए कि सांद्र अम्ल क्या होता है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अम्ल के बारे में ही जाना है। तो सांद्र अम्ल की परिभाषा होती है कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, यानी कोई चीज़ अगर है आपकी उसमें जो एसिड है, अम्ल है, वो आपका अधिक मात्रा में हो, और जबकि जो जल होता है आपका, जो पानी है, वह कम मात्रा में होता है, तो ऐसी झील को हम क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल बोलते हैं। फिर एक बात सुन लीजिए, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, तो इसी क्रिया को हम सांद्र अम्ल के नाम से जानते हैं या सांद्र अम्ल पढ़ा जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसका नाम है तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो। अम्ल क्या हो? जिसमें अल्प मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में क्या हो? अम्ल हो, और जल अधिक मात्रा में होता है। जल किस मात्रा में होता है? अधिक मात्रा में होता है, तो इसे हम तनु अम्ल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्षारक या क्षार। क्षार क्या होते हैं? तो क्षार की परिभाषा दे रखी है यहाँ कि जल में घुलनशील क्षारक को, किसमें घुलनशील? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। किसमें घुलनशील? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर LaOH, KOH और MgOH का उल्टोइज। अब आपके दो चीज क्लियर हो गई, एक समझ में आपको आ गया अम्ल, और आपको एक चीज समझ में आ गई क्षार। तो जैसा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, तो इसमें से आपकी दो चीज आपको समझ में आ चुकी है, अम्ल आ गई और क्षार आ गई। अब हम किसके बारे में समझेंगे? लवण के बारे में समझेंगे। तो चलिए सॉल्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, सॉल्ट क्या होता है समझ के। लिखा हुआ है सॉल्ट में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यानी कि जब हम अम्ल को, किसको? अम्ल को और क्षार को आपस में क्या कर देते हैं? परस्पर आपस में क्या करा देते हैं? अभिक्रिया करा देते हैं। तो जो इन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उनको प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लवण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लवण। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं, जिसको आप अपनी सामान्य भाषा में नमक बोलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NaCl। आपने सभी ने सुना होगा नमक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, नमक। और ये पर क्या हो जाएगा? KCl। इसको क्या पढ़ा जाता है? पोटेशियम क्लोराइड। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि लवण क्या होता है। तो लवण की परिभाषा क्या होती है कि लवण अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। किस किस की अभिक्रिया प्राप्त होता है? अम्ल की और क्षार की आपस में क्या करा देंगे? परस्पर अभिक्रिया करा देंगे। तो जो तीसरी चीज प्राप्त होगी वो क्या चीज प्राप्त हो जाएगी हमको? वो लवण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा AbCl और KCl। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सूचक, यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आई होप आपने सभी ने पढ़ा होगा सूचक के बारे में। सूचक क्या होते हैं? चलिए, तो हम बात करते हैं सूचक की। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं, सूचक। यानी कि इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, केवल आप परिभाषा की है। सूचक किसी दिए गए, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, और इनके रंग या गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल जाता है। यानी आपको सीधी से भाषा में समझा दें, यानी किसी चीज़ की भी आपको सूचना देना, किसी चीज़ की आपको क्या देना? सूचना देने वाले चीज़ को क्या बोलते हैं हम? सूचक बोलते हैं। ठीक है बेटा, और आपको कोई किसी चीज़ की सूचना दे रहा है तो इसका मतलब है क्या है? इंडिकेटर
का काम कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? किसी क्षारक में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाने का काम करते हैं, सूचक कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त उनका रंग, उनकी गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक होते हैं बेटा 4 प्रकार के। कितने प्रकार के सूचक होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए, नंबर 1 सबसे पहला वाला जो सूचक है उसका नाम है प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक? प्राकृतिक सूचक। नंबर 2 जो सेकंड वाला सूचक है आपका, उसका नाम है गंधीय सूचक। थर्ड वाले के हम आते हैं, तीसरे सूचक का नाम है संश्लेषित सूचक। और फोर्थ वाला जो लास्ट वाला सूचक है उसका नाम है सार्वत्रिक सूचक। तो एक बार फिर देख लीजिए, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक और सार्वत्रिक सूचक। आई होप आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सूचक के बारे में, एक एक करके जान लेते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से। तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक। यानी कि जो उनको किसने दिए हैं? प्रकृति ने दिए हैं। किसने दिए हैं? प्रकृति ने जो सूचक दिए हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कैसे हैं? जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिटमस, हल्दी, चाइना रोज और लाल गोभी आदि। आपको ये एग्जाम्पल में से कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे इसके बाद आते हैं नंबर 2 गंधीय सूचक। गंधीय सूचक जैसे कि आपको यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है नाक का, जिसमें आपको एक मेल से संबंधित है। समझ में आ रहा होगा कि जिसमें गंध होती है या जिसकी आपको गंध आती है उसको क्या कहते हैं? गंधीय सूचक बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध किसमें बदल जाती है? अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको पढ़ा जाता है गंधीय सूचक। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेनिला, प्यार, लौंग, ईटी। ठीक है, इसमें क्या बदलती है? गंध बदलती है। इसमें क्या बदलती है? इसमें गंध, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, गंधीय सूचक। ठीक है, और आपको ये चित्र भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर गंध का, जिसमें प्याज भी दिखाई जा रही है साथ में। तीसरा आपका आता है संश्लेषित सूचक। इसमें लिखा हुआ है इसकी परिभाषा में, ये वे सूचक है जो प्राकृतिक नहीं होते। कैसे नहीं होते? प्राकृतिक नहीं होते हैं, अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। यानी कि पहले वाले में प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, प्रकृति से बनाए जाते हैं। लेकिन दूसरे वाले क्या होते हैं? संश्लेषित, कि इनको संकलित करके बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, इनको केमिकल के माध्यम से प्रयोगशालाओं में, लैबों में बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेथिल ऑरेंज एवं फिनोलेक्टिल आदि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चौथा और फोर्थ हमारा आता है जिसका नाम है सार्वत्रिक सूचक। इसमें पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है अनेक सूचकों का मिश्रण है। जो सार्वत्रिक है ये अनेक सूचकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो अनेक सूचकों का यह मिश्रण होता है। यह अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता की माप भी बताता है। यह क्या करता है? यह अम्ल और क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उनकी क्या बताता है? उनकी प्रबलता को भी बताने का कार्य करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। तो आपको समझ में आ गया होगा सूचक क्या होते हैं। जो किसी चीज की सूचना देने वाले पदार्थ को सूचक बोला जाता है। और सूचक 4 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक और सार्वत्रिक सूचक। चलिए, तो अब देखिए हमारे पास एक सूची आ चुकी है, तालिका आ चुकी है इंडिकेटर की। इसमें आपको बताएंगे कि किस चीज का रंग किसके साथ कैसा हो जाता है। तो देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। तो देखिए प्राकृतिक सूचक में लिखा हुआ है सूची नंबर 8 लिटमस। तो लिटमस जो है यहाँ पर यह है रंग गंध में अम्ल के साथ रिएक्शन में होता है लाल, लेकिन जैसे ये क्षार के साथ क्रिया में बदलता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल से नीले रंग में बदल जाता है। ऐसे ही लाल पत्ता गोभी का जो रस है वह कैसा होता है, लाल, लेकिन जैसे ही क्षार के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो ये कैसे रंग की हो जाती है, हरे रंग की हो जाती है। ऐसे ही हल्दी है जो आपकी टर्मरिक, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होता है अम्ल के साथ, लेकिन जैसे ये क्षार के साथ जाती है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। नंबर 4 पे दे रखा है हाइड्रेंजिया के फूल का रस। ये कैसे कलर का होता है, ये नीले रंग का होता है। किसके साथ होता है ये, अम्ल के साथ परिवर्तन करते हैं तो गंध के साथ। लेकिन जब ये रंग और गंध में परिवर्तन क्षार के साथ होता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, तो इसका रंग हो जाता है गुलाबी। तो ये जो चारों आपको बताए गए हैं ये सब क्या है, ये सब हैं आपके प्राकृतिक सूचक थे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 जिसका नाम है कृत्रिम सूचक यानी कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर। कृत्रिम सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। पहला है आपका है फिनोल एप्थलीन। ये कैसा होता है, ये रंगहीन यानी कलरलेस होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। किसके साथ, ऊपर लिखा हुआ है रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ। किसके साथ, रंग अंग में अम्ल के साथ। तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका कलरलेस, में कोई भी रंग नहीं होता है। लेकिन जब ये क्रिया किसके साथ होती है, ये क्रिया जब क्षार के साथ होती है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग हो जाता है गुलाबी। कैसा हो जाता है, गुलाबी। ऐसे ही दूसरा आपका है कृत्रिम सूचक में मैथिक ऑरेंज। ठीक है, जब इसकी क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो ये कैसे रंग का होता है, ये होता है लाल रंग का होता है। लेकिन जब इसकी क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो ये कैसे रंग का हो जाता है, तो ये पीले रंग में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। अब आते हैं तीसरा गंधीय सूचक यानी कि जिसमें स्मेल आती है उसको क्या बोला जाता है, गंधीय सूचक कहते हैं। तीसरा वाला देखिए, सबसे पहले आता है प्याज का रस। किसका रस, प्याज का रस। तो प्याज का रस सबसे पहले आपने सुना होगा कि तीव्र गंध आती है, गंध माने उसमें से स्मेल आती है। तो प्याज के रस में जो गंध आती है तो जब की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो इसमें तीव्र गंध आती है, लेकिन जब इसकी क्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो इसमें से कोई भी गंध नहीं आती है। ठीक है बच्चों, समझ में अभी ये बात आपको कि प्याज के रस को जब आप अम्ल के साथ में आप क्रिया कराते हैं तो इसमें से तीव्र गंध आती है, किंतु इसकी क्रिया क्षारीयता कराने पर कोई भी गंध इसमें नहीं आती है। वेनिला, ठीक है, वेनिला में क्या होता है आपका कि समान गंध रहती है। किसके साथ, एसिड के साथ। किसके साथ, अम्ल के साथ इसमें समान गंध रहती है, किंतु जब इसकी क्रिया क्षार के साथ होती है तो इसमें कोई भी गंध नहीं आती है, इसमें कोई भी गंध नहीं आती है। अब आता है पॉइंट नंबर 3 लौंग का तेल। इसमें भी सेम अम्ल के साथ में समान गंध रहती है, किंतु जब इसकी क्रिया किससे कराई जाती है, क्षार के साथ, तो कोई भी गंध नहीं आती है। चलिए आगे लिखा हुआ है आपका, आगे आपका लिखा हुआ है रासायनिक पूरक, और आगे का लिखा हुआ है धातुओं के साथ अपक्रिया यानी कि रिएक्टेंट। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि धातु की अपक्रिया जो है वो अम्ल के साथ भी दिखाई गई है और क्षारक के साथ भी दिखाई गई है। तो अम्ल के साथ जो क्रिया है उसमें है अम्ल प्लस धातु, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है 2HCl, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अम्ल। ठीक है, और Zn यानी कि जिंक, ये क्या है आपकी धातु है। तो जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, लवर प्लस हाइड्रोजन। क्या प्राप्त होता है, लवर प्लस हाइड्रोजन। तो ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड, ये क्या है आपका, ये आपका एक है लवर, और H2 ये क्या है आपकी, ये है हाइड्रोजन। ऐसे ही क्रिया जब क्षारक के साथ होगी तो क्षार प्लस धातु, जैसे कि यहाँ क्या बना था, अम्ल प्लस धातु, यहाँ पर क्या बनेगा, क्षार प्लस धातु। तो 2NaOH कास्टिक सोडा, ये क्या होता है, ये क्षार होता है, और HCl क्या होता है आपका, अम्ल होता है। तो 2N जो है क्षार प्लस धातु, धातु यहाँ पर क्या थी, जे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, जे।
यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, लवर प्लस हाइड्रोजन को लवर प्लस हाइड्रोजन, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट। ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये है आपका लवर और H2 आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है पॉप टेस्ट। तो देखते हैं पॉप टेस्ट क्या होता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस से निहित परगनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस पे निहित परगनली के पास जब एक जलती हुई, आपको क्या दिखाई दे रही है, ये जलती हुई मोमबत्ती। तो जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। किसकी ध्वनि उत्पन्न होती है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है, हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पॉप टेस्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉप टेस्ट के बारे में। चलिए अगले क्रम को देखते हैं। आपका अगला क्रम है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया। किसकी अपक्रिया है आपकी, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। इसमें भी सिन है अम्ल के साथ और क्षार के साथ। तो इसमें अम्ल के साथ जो है दिखाया गया है यहाँ पर अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा लवण प्लस CO2 और जल। जब धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल के साथ होगी तो क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, तो क्या प्राप्त होता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो जाता है। जबकि क्षार के साथ इसकी क्रिया होती है तो उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है, कोई भी क्रिया नहीं होती है। ठीक है, आपको याद कर लेना है, नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन और दे रखी है, 2HCl प्लस Na2CO3 एरो 2AgCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये भी ऊपर वाली क्रिया को दर्शाने के लिए ही बताया गया है। अब नीचे दे रखा है अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट एरो लवण प्लस CO2 और जल, जो कि अम्ल क्रिया को दर्शा रहा है। अब देखते हैं CO2 की जांच टेस्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की जांच टेस्ट। ये क्या है, चलिए CO2 की जांच टेस्ट देख लेते हैं एक बार। पे लिखा हुआ है उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के साथ पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको CO2 की जांच टेस्ट भी समझ में आ गई हो। आगे अब है आपका अगला टॉपिक है उदासीनीकरण अपक्रिया एवं ऑक्साइड। क्या अपक्रिया है अपनी नेक्स्ट, उदासीनीकरण अपक्रिया एवं ऑक्साइड। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है थोड़ा सा उदासीनीकरण अपक्रिया और ऑक्साइड की। इसकी प्रवाह का है जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव, ठीक है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया बोला जाता है। फिर सुन लीजिए, अम्ल जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो इसी क्रिया को क्या पढ़ा जाता है, उदासीनीकरण क्रिया पढ़ा जाता है। आगे लिखा हुआ है आपका अम्ल प्लस क्षारक एरो लवण प्लस जल। ये आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, याद आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। इसको आपको याद कर लेना है, आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का
पूछने के लिए आ रहा है। जब आप इसके डेफिनेशन देंगे तो आपको एग्जाम्पल ये देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आगे बताया गया है यहाँ पर प्रबल अम्ल प्लस जो कि क्षारक, एरो अम्लीय लवण प्लस जल, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, एरो क्षारीय लवण प्लस जल, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, एरो उदासीन लवण प्लस जल, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, एरो उदासीन लवण प्लस जल। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया बताई गई है। अम्ल की अभिक्रियाएं क्या होती हैं तो आपकी बताई रखी हैं। धातु कार्बोनेट लवण प्लस CO2H2O, धातु लवण प्लस H2, धातु हाइड्रोजन लवण कार्बोनेट लवण प्लस CO2 प्लस H2, धातु ऑक्साइड H2 क्षार आदि। ठीक है, ऐसी क्रिया क्षारक के साथ बताई गई हैं। धातु एरो लवण प्लस H2, धातु कार्बोनेट एरो कोई अक्रिया नहीं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई अक्रिया नहीं, अम्ल लवण प्लस H2O आदि। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल व क्षारकों में समानताएं एवं जलीय विलयन में व्यवहार। क्या पढ़ना है अब? अम्ल व क्षारकों में समानताएं एवं जलीय विलयन में व्यवहार। तो चलिए, अम्ल व क्षारकों में समानताएं एवं जलीय विलयन में व्यवहार। अम्ल, अम्ल में क्या लिखा हुआ है? सभी H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्या उत्पन्न करते हैं? सभी H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। तनुकृत होना, जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता, जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। क्षारक सभी OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? क्षारक सभी OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक, अम्ल प्लस जल, जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। आपको क्या करना है कि जल की उपस्थिति में अम्ल क्या उत्पन्न करते हैं? H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और H आयन H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। H पॉजिटिव प्लस H2O, एरो H3O पॉजिटिव। ठीक, अब आते हैं क्षारक पर। क्षारक प्लस जल, जल की उपस्थिति में क्षारक OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? NaOH, एरो, एरो के ऊपर H2O, उसके आगे Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, देखिए एक नोट लिखा हुआ है आपका, इस नोट को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये बात आपको समझ में आई? क्या बात समझ में आई कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सावधानी, जल और अम्ल, जल प्लस अम्ल को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल और जल। ठीक है, लिखा हुआ है जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जल
हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। देखिए, पहला पॉइंट दे रहा है आपका सांद्र अम्ल में। सांद्र माने क्या होता है? यानी अगर कोई चीज़ कैसी होती है आपको समझ लेनी चाहिए। कोई चीज़ अगर कोई चीज़ गाढ़ी है, जैसे चाशनी आपकी कैसी होती है? गाढ़ी होती है। ठीक है, तो आपकी चाशनी को क्या बोला जाएगा? सांद्र बोला जाएगा। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा। ठीक है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। अस्फलित होगा, क्या होगा? अस्फलित होकर क्या आ सकता है? बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। जो कांच का आपको जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये पात्र, ये भी क्या हो सकता है? अत्यधिक गर्मी के कारण पात्र टूट सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ पर आपका अगला टॉपिक दे रखा है प्रबलता और पीएच के, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम में हर साल ही पीएच स्केल के बारे में कम से कम 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है। चाहे आप पिछले सालों के प्रीवियस अभी पेपर को उठा के देख लीजिए, पीएच स्केल में से प्रत्येक वर्ग कुछ न कुछ अवश्य रहता है। सो आपको बड़ी गहनता से पीएच स्केल के बारे में समझना होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्या आपको क्या समझ में आई कि किसी भी क्षार या अम्ल की जो प्रबलता होती है वो उसके द्वारा उत्पन्न H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। सार्वभौमिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या होते हैं? ठीक है, तो सुन लीजिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यह सूचक, कौन सा सूचक? यह सूचक। ठीक है, तो यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की, किसकी? हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एक स्केल दे रहा है। चाहिए, तो देखिए यहाँ पर चलते हैं पीएच स्केल की ओर। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पीएच स्केल, तो देखिए यहाँ पर आपको एक पीएच स्केल दिखाई दे रहा है, चलने दे रहा है पीएच स्केल। तो देखिए इसमें आपको पीएच स्केल दिखाई दे रहा है, इसमें 0 से लेकर और आपके 14 तक यहाँ पर संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, 0 से लेकर आपको 14 तक आपको ये अंक ऐसे लिख लेने जैसे इसमें दे रखे हैं आपको पेपर में भी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 7 नंबर। आप फोकस करेंगे केवल 7 नंबर पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो 7 नंबर है उसके नीचे लिखा हुआ है उदासी, यानी कि जो 7 नंबर होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। वो ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है, वह क्या होता है? वह उदासीन होता है। तो 7 नंबर क्या होता है? आपका उदासीन होता है। जब आप इसे पीछे क्यों लौटते हैं, यानी कि 6, 5, 4 ऐसे जब आप पीछे चले जाते हैं तो आप देख पाते हैं कि इन्हीं सबको और इसके रंग भी आपके गहरे होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रगति दिखाता है। क्या बताता है? आपकी नीचे लिखा हुआ है बढ़ती हुई अम्लीय प्रगति को दिखाते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अम्ल या अम्लीय कहेंगे। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, या तो ये अम्ल है या फिर ये क्या है? अम्लीय है। ठीक है, इसके बाद में उदासीन के जब इस तरफ आते हैं, यहाँ पर आपकी गिनती दिखाई दे रही है 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यहाँ पर लगा हुआ बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति। यहाँ पर आपको दिखाई गई थी बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति को, यहाँ पर दिखाया गया है बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति को। तो जैसे क्षारीय संख्या बढ़ती चली जाती है तो ये प्रकृति कैसी हो जाती है? एक ही संख्या को बोलते हैं क्षारीय प्रकृति। तो याद रखिए, पेज स्केल आपको बनाना है तो आपको
0 से लेकर आपको 14 तक स्केल के ऐसे नंबर डाल देने हैं। इसके बाद में आपको 0 से लेकर और 6 तक आपको बता देना है कि ये है अम्ल। याद रखना, 0 से लेकर और आपको 6 तक बता देना है आपको कि ये क्रिया क्या हो जाती है, अम्ल। इसके बाद में 7 नंबर को बोला जाता है उदासीन। इसके बाद में 8 से लेकर और 14 तक आपको क्या बताना है कि ये क्रिया क्या हो जाती है, क्षार। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, जिसमें किसको दर्शाया जाता है, बढ़ती हुई अम्ल की संख्या को या अम्ल की प्रकृति को और बढ़ती हुई क्षार की प्रकृति को दर्शाने वाले स्केल को क्या बोला जाता है, पीएच स्केल। कभी कभी इसको पीएच पैमाने के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद करके जाइए, पीएच पैमाना आ जाए या पीएच स्केल आ जाए, घबराना नहीं है, दोनों का मीन्स वही है। ठीक है, तो पीएच स्केल पूछ ले आपसे या क्या पूछ ले, पीएच पैमाना पूछ ले। ठीक है, चलिए तो इसमें एक महत्वपूर्ण वेरिएबल्स को आप नोट कर लीजिए कि पीएच स्केल में जो पी है यह क्या है, पुशांत है। ये क्या है, पुशांत है, जो एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका क्या होता है, शक्ति। ठीक है बेटा, इसको आप याद रखेंगे पेपर नोट में कि पीएच स्केल में जो पी है वह क्या है, कुशांत है, जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। तो चलिए चलते हैं आपके नए पेज पर। चाहिए तो अब आपका टॉपिक है आपका दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम में, सरकार बोर्ड एग्जाम में। इसमें से भी कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि बताइए दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व होता है। तो आपका महत्व आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपका है पीएच का जो महत्व है पौधे और पशुओं के लिए, यानी आपके जो प्लांट हैं और आपके जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए पीएच का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परात के बीच कार्य करता है। आपका जो बॉडी है वो कितनी परात का काम कर सकती है, 7 से लेकर 7.8 पीएच पर काम कर सकती है। वर्षा के जल का पीएच की जो पीएच मान वैल्यू है वो जब 5.6 से कम हो जाती है, बेटा कितने से कम हो जाती है, वर्षा की जल की 5.6 से क्या हो जाती है, वह कम हो जाती है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। याद रखिए, जब आपकी बारिश का पीएच मान 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है, आपकी अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब आते हैं मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच क्या है, अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए पौधों को इन विशिष्ट पीएच पर की आवश्यकता होती है। आपको बहुत अच्छे से भली माँ के पता होगा कि अगर किसी पौधे को अच्छे से उगाना है तो एक विशिष्ट पीएच की पदार्थ की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी की पीएच कम या अधिक होता है तो किसान आवश्यकता के अनुसार उसमें अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। अगर किसी मिट्टी में भूमि में अम्ल या किसी ही क्षारक की सांद्रता अनुपात ज़्यादा या कम है तो उसमें क्या करते हैं किसान, उसमें अपने आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारक पदार्थ मिला देते हैं। तो दैनिक जीवन में आपका पौधे पशुओं के लिए पीएच का बहुत अधिक महत्व है और ऐसे ही आपके मिट्टी के पीएच का भी बहुत ज़्यादा ही महत्व है। और तीसरा के बाद आते हैं हमारे पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम पीएच का क्या रोल है, इसको देखेंगे। लिखा हुआ है हमारा उदर यानी स्टोमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता होगा कि हमारे पेट में एक अम्ल भरा होता है जिस अम्ल का नाम होता है HCl, जिसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक तरह का तेजाब होता है। तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, इसी ने क्या भरा होता है, HCl भरा होता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसी के माध्यम से हमारा जो भोजन होता है वह खाना अच्छे पे पचता है। अपच की स्थिति में, जब आपके पेट में अपच होती है, अपच माने खाना ढंग से पच नहीं पाता, उस स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो उदर होता है वह अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करता है, बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे आपको दर्द और जलन होती है। ठीक है, जब आपका भोजन अच्छे से पच नहीं पाता है तो आपको क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में जलन पैदा होती है और आपके पेट में दर्द भी होता है। ठीक है, आगे है, इस दर्द से मुक्त होने के लिए आपको एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। जब आपको इतना दर्द होगा पेट में तो आपको कुछ
एंटीऑक्सीडेंट नाम के कुछ क्षारक लेके पड़ेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये एक तरह का क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें राहत देता है, आपके दर्द और जलन में आपको राहत देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं कि जैसे कि आगे देखते हो दंत छय में, यानी कि आपके जो दांत हैं उसमें भी पीएच का क्या रोल है देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि मुंह के पीएच का मान हमारा 5.5 होता है। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने का, कितने 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय, क्षय का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नष्ट होना, किसी भी चीज़ का नष्ट होना मतलब क्या होता है, क्षय होना। तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, जिसको हम दांत का वल्क यानी कि नाक का कवर भी बोलते हैं, दांत का क्या बोला जाता है, ऊपर जो दांत को दिखाई दे रहा है दांत, इसको ऊपर है जो कहते हैं सेल है ना, उसको सेल भी बोला जाता है। तो दंत वल्क कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ये जो सेल होता है। और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये हमारी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है। 1 नंबर के एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो आपको क्या याद रखना है, इन्हें। ठीक है, क्या याद रख के जाना है आपको, इन्हें। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है क्षारकीय दंड मंजन का उपयोग करने में हमले की अधिक मात्रा का उदाहरण किया जाता है। पशुओं एवं पौधों से रक्षा, देखिए इसमें लगा हुआ है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। जब आपको मधुमक्खी काटती है तो आपके बॉडी में क्या छोड़ देती है, एक अम्ल छोड़ देती है, जिससे आपको दर्द और जलन का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बेकिंग सोडे के इस्तेमाल से आपको आराम मिल जाता है। जब आप उसे डंक पर क्या लगा लेते हैं, बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको आराम मिल जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नेडल के डंक वाले, नेटल के डंक वाले, नेगल के टंक वाले बाल मेथनॉल अम्ल छोड़ जाते हैं। इलाज डॉग पौधे की पत्ती रगड़ना। ऐसे ही इसी की तरह एक और कीट है जिसका नाम है नेटल, उसके डंक वाले जो बाल होते हैं वो क्या छोड़े जाते हैं, मेथनॉल अम्ल को छोड़ देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और भयंकर पीड़ा होना प्रारंभ हो जाती है। तो उसके इलाज के लिए क्या करते हैं, एक पौधा होता है जिसका नाम होता है डॉग, उसके पौधे की पत्ती को रगड़ लेते हैं तो आपको तुरंत की तुरंत आराम मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बेलिंग डिवर पीएच का क्या था, बहुत ज़्यादा महत्व था। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था 2-3 चीज़ें, और ये पार्ट 2 में बाकी की दोनों चीज़ें आपको मैंने अच्छे से समझा दी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा देर लेकर थोड़ा सा एक बार लवणों का पीएच, थोड़ा एक बार नया डाल लेते हैं लवणों का पीएच। प्रवर अम्ल प्लस प्रबल सादा एरो उदासीन लवण, इसका पीएच 7। ठीक है, इसका एक नंबर क्या होता है, NaCl यानी कि। दूसरा है आपका प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार एरो अम्लीय लवण, पीएच 7। ठीक है, तेरे एग्जाम्पल NaCO, प्रबल क्षारक प्लस दुर्बल क्षारकीय लवण, पीएच 7। एग्जाम्पल CH3COON। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब नेक्स्ट पेज पर हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है साधारण नमक से रखा है, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इस बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके हाई स्कूल में पेपर में पूछने आती हैं, वही सिर्फ 5 चीज़ें हैं, आपको एक को बहुत अच्छे से याद कर लेना ही नहीं। 5 में से कोई भी आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से पेपर में पूछने के लिए आता है। पहले टॉपिक का नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं LaOH। दूसरा आपका है ग्रेंटेप चूर्ण, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl। उसको क्या पढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा क्या है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या है बेकिंग सोडा, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, खाने व सोडे के नाम से भी जान रहा। चौथा टॉपिक क्या है आपका धावन सोडा, जिसको धोने का सोडा, यानी कपड़े धोने का जो साबुन होता है, को क्या बोला जाता है, धोने का सोडा। और 5th नंबर क्या है
प्लास्टर ऑफ पैरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओ। आपने घरों में देखी होगी, घरों को सजाने के लिए काम में आती है पीओपी के, खूब क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुई थी हमको ये, पृथ्वी का नाम क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है, ये लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड LaOH। आगे लिखा हुआ है क्लोर क्षार अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, क्लोर क्षार अपक्रिया। इसके बारे में आपको पढ़ना है क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, किसके विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने का, क्या करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर यह विभजित होकर Na2 उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है ये, NaOH उत्पन्न करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 2NaCl प्लस 2HO एरो 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, ये क्रिया हो जाएगी क्लोर क्षार अपक्रिया। आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्रिया 2 नंबर में पूछने के लिए हर साल एग्जाम में आती है, तो आपको ये क्रिया अच्छे से याद कर लें। चलिए, आयु में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से रिएक्शन को याद कर लीजिए बेटा, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए, अगले टॉपिक का नाम है व्यंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा। बेटा आप इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट करके याद कर लेना, क्योंकि इसमें से हर साल आपके कम से कम 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो हर साल रहता ही रहता है। इसको आप अच्छे से याद करके जाएंगे बच्चे। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है व्यंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा। तो चलिए, पहले हम आपको बताते हैं व्यंजक पूर्ण के बारे में। तो चलिए चलते हैं व्यंजक चूर्ण। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसकी परिभाषा होती है, शुष्क बुझे हुए चूल्हे पर, किस पर, शुष्क बुझे हुए चूल्हे पर क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर का चूर्ण का निर्माण होता है। बस आपको इतनी सी परिभाषा याद कर ली थी इसकी 4 नंबर के लिए, कि शुष्क बुझे हुए चूल्हे पर, बुझे हुए चूल्हे का फॉर्मूला ही देता हुआ है CaOH का, वो तो है, और क्लोरीन की क्रिया से क्या प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आपको इसका ये एग्जाम्पल कर लेना है रिएक्टर के तौर पर, CaOH का होल टू है प्लस Cl2 एरो PaOCl2 प्लस H2। ठीक है, इसके हम उपयोग और पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि इसके उपयोग भी बताएं, डी भी बोला होता क्या क्या उपयोग होता है। तो आपको 4 उपयोग कर ले रहे हैं। सबसे पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजक के लिए, यानी कि कपड़े उद्योग होते हैं उसमें सूती व लिनेन के व्यंजन के लिए उनको रंग देना। दूसरा, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा में वृद्धन के लिए, कागज की जो फैक्ट्री होती है उसमें किसी चीज़ का भी रंग उड़ाने के लिए। तीसरा, रासायनिक उद्योग में एक उपचार के रूप में। और चौथा, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में। यानी कि आपको ब्लीचिंग पाउडर जब भी आपका आएगा तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, आपको सभी को याद होना चाहिए, CaCl2। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेंगे सभी। क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2। इसको क्या पढ़ा जाता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। इसकी रिएक्शन है। और इसके बाद उपयोग इसके वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में, रासायनिक उद्योग में, और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के। अगर आप इतना ही करें आके तो आपके 4 में से 4 आपको नंबर प्राप्त हो सकेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। इसको बेटा क्या भी पढ़ाया जाता है, इसको हम बोल सकते हैं खाने का सोडा, यानी आपके रसोई घर में बड़े रासायनिक से मिल जाता है, जिसको बोलते हैं खाने का सोडा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा।
तो इसकी परिभाषा नहीं दिया जी, बस इसमें रिएक्शन के माध्यम से समझाया गया है कि NaCl यानी कि नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बीच ही पता है कि इसमें 4 चीज़। पहली चीज़ क्या है? नमक। दूसरी चीज़ आपको क्या दिखाई दे रही है? जल। तीसरी चीज़ क्या दिखाई दे रही है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और NH3 यानी कि अमोनिया। इसकी जब एक अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुर्बल असंक्षारक क्षारक बन जाएगा, यानी कि NH4Cl प्लस NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा बोलते हैं। खाना पकाते समय गर्म करने पर ये क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी। 2NaHCO3, ये जो निशान दिखाई दे रहा है ये गर्म करने का निशान है। जब भी आपको ऐसा कोई भी निशान दिखाई दे डेल्टा का, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गर्म करना। क्या होता है? गर्म करना। ठीक। उसके बाद क्या लिखा है? Ag2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी रिएक्शन। इसके यूज देख लीजिए, जैसे आपने वरेंद्र चूर्ण के यूज देखे थे, तो आपको ऐसे ही इसके उद्योग देखने पड़ेंगे। इसके भी कोई 4 उद्योग हैं। पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा, टार्टरिक अम्ल आदि में आने में कई होता है। दूसरा, उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी, केक, खमीर आदि उसको मुलायम स्पंज बनाने में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। एंटीसिड और एक संघटक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि जब आपको कोई मधु की कार्ड लेती है तो इसके लिए क्षारक के रूप में, एंटीसिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। और सोडा अम्ल अग्निशामक में आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। धावल सोडा या लैक्टोपेज, ठीक है, उसको धोने का सोडा लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? धावल सोडा। ठीक है। चलिए, फोर्थ है धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। इसकी डेफिनेशन क्या है? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से यह एक क्षारीय लवण है। फिर सुन लीजिए ध्यान से। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के यह एक क्षारकीय लवण है। धोने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? Na2CO3 प्लस H2O एरो Na2CO3.10H2। इसके उपयोग क्या है धोने के सोडे के? पहला उपयोग है इसका कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। इसका दूसरा उपयोग है बोरेक्स के उत्पादन में। इसका तीसरा उपयोग है घरों में साफ सफाई के लिए। और इसका फोर्थ है जैविक कठोरता को हटाने के लिए। अब चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फायर नंबर। इसको हम क्या पे पढ़ते हैं? POP। ठीक है, इसको POP क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि ये सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? पेरिस पे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसकी डेफिनेशन है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, POP बनाता है। सफ़ेद चूर्ण जो जल मिलाने पर उन्हें जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। CaSO4.12H2, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? यह फॉर्मूला POP का है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। अब इसमें देखिए देखने वाली की है, इसमें हाफ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसमें? 1/2। जब 1/2 लगा हो तो एक उसका फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है POP का। किसका होता है? POP का। और इसके स्थान पर जब 2 लगा दो, क्या लगा हो? 2 दे रखा हो, तो क्या का फॉर्मूला होता है? जिप्सम का। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर ही क्या लिखा हुआ है? 1/2, यानी किसका फॉर्मूला है ये POP का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद में CaSO4.2H2 थे ही, क्या लगा है सामने? 2H2। तो 2 किस में लगता है? जिप्सम में। और 1/2 किस में लगता है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आप इसको पॉइंट को याद रखेंगे। इसके यूज़ क्या क्या है? इसका उपयोग होता है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए। आपके जो चाहते हैं प्लास्टर वो पीओपी का ही होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या है? सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, पीओपी का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो है आपका क्रिस्टलन का जग। इसमें लिखा हुआ है लवर के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। पहले लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में CuSO4.5H2O में क्रिस्टल के जल के अणु कितने होते हैं? 5 अणु। सेकेंड वाले में क्या लिखा हुआ है? Na2CO3.10H2O में क्रिस्टल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु। थर्ड वाले में क्या है? CaSO4.2H2O में क्रिस्टल के कितने अणु होंगे? तो 2। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तो समझ में गए होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वह हमसे फिर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चैप्टर के बारे में चैप्टर पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।